हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में खुशामदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के मुतालिक, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक हम समझने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं। जर्नल आप देख सकते हैं, मतलब आम वो हुकूक जो सबको बराबर में मुहैया किए गए हैं, जो कि भारत के संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं। इनकी गारंटी, कस्टोडियन और सेफगार्ड फराहम किया गया है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 की जानिब से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस मुख्तसर सी वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बयान किए गए फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूं कि काइंडली सब्सक्राइब करें, तो वो वीडियो देखने के बाद नज़रअंदाज कर देते हैं। और मुझे इसमें जब दिखाई देता है कि वीडियो वॉच हुई है लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो मुझे अफसोस होता है। तो बहरहाल आप इस दरख्वास्त को काबिल गौर लाएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आर्टिकल 12 से पहले के मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक हमने पढ़ा था, जिसमें इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स के मुतालिक बताया गया है। आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीज़नशिप ऑफ इंडियन के लिए मुतालिक बात की गई है कि हिंदुस्तान के शहरियों को शहरियत किस तरह से मिलेगी या उनकी शहरियत किस तरह से बनेगी। उसके बाद फिर पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, जो आम रवायती आपके हुकूक हैं हिंदुस्तान के नागरिक के या हिंदुस्तान के शहरियों के, उसके मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन मतलब वजाहतें दी गई हैं, किस चीज़ की वजाहत। इन दिस पार्ट, इस हिस्से में, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर बयान किए गए अल्फाज में चेंजिंग आती है या मकसद कुछ और होता है, द स्टेट मतलब रियासत इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट के माना है द स्टेट, या फिर द स्टेट के माना है हुकूमत और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, हर रियासत की, अब हिंदुस्तान एक मुकम्मल रियासत है, उसके अंदर जो रियासतें हैं, सूबे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या कोई भी हुकूमत, और लेजिस्लेचर जो सूबाई असेंबली है, जिसमें राज्य सभा, लोकसभा, और उसके अलावा द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स मतलब सूबाई असेंबली, प्रोविंशियल स्टेट्स, रियासती असेंबली, जैसे न्यू दिल्ली की सूबाई असेंबली, या फिर कोलकाता की असेंबली जो कानून साज असेंबली है, उनके माने होंगे द स्टेट, वो रियासत होंगे। एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़, जो आम लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो कि अथॉरिटीज़ अख्तियारात रखती हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के हदूद में, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर जो इंडिया की हुकूमत के कब्ज़े में काबिज़, इंडिया की हुकूमत उन पर काबिज़ है आइन के ज़रिए, तो उनके माना होंगे वो रियासती इदारे हैं, द स्टेट है। इसके मुतालिक मैं नहीं समझता कि हमें ज़्यादा मौजू बेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ स्टेट को समझना चाहते हैं, दी स्टेट, तो ये आपको फॉरेन अफेयर्स की किताब या इंटरनेशनल रिलेशंस की जो किताब है, उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि स्टेट के माना क्या है। स्टेट मतलब है कि रियासत। अब इसके लिए मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द स्टेट के माना है कि हुकूमत और पार्लियामेंट, जो कानून साज इदारे हैं और हुकूमत है, उसके माना है रियासत, द स्टेट। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 13 की जानिब। लॉज इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 में
बयान किया गया है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यही आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 4 में है और इंडिया के 13 नंबर में। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और फ़र्क भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की हुदूद में नाफिज किए गए कानून, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन के या इस संविधान के वजूद में आने से पहले या आने पर, इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट, अगर वो नाकाबिल फ़हम हैं, मतलब गैर कानूनी हैं या उनका अमल में रहना सही नहीं है, विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, इस हिस्से के बरखिलाफ हो जाते हैं, मुखालिफ बन जाते हैं, शल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी, उनके इनकन्सिस्टेंसी को मद्देनज़र रखते हुए बी वाइड, ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ऐसे कवानीन जो कि हिंदुस्तान के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाते हैं, खिलाफ कवानीन मौजूद हैं इस आइन से पहले या इस आइन के बाद, तो बी वाइड मतलब ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। सब आर्टिकल 2, द स्टेट शल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्राइजेस द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। सब आर्टिकल 2 के माने हैं द स्टेट शल नॉट मेक एनी लॉ, रियासत कोई भी कानून नहीं बनाएगी। अब रियासत से मुराद हुकूमत और कानून साज इदारे, विच टेक्स अवे जो कि किसी से छीन लेते हैं, और एब्राइजेस जो कि ख़त्म कर लेते हैं, द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट जो कि हुकूक बयान किए गए हैं या फराहम किए गए हैं इस हिस्से में, एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेशन, और उसके अलावा अगर कोई कानून बनाया जाता है इसके बरखिलाफ, ऑफ दिस क्लॉज इस हिस्से के, शल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन, अगर वो बरखिलाफ हो जाते हैं, बी वाइड तो वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उनकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस हिस्से में जब तक के नीचे बयान किए गए हिस्से मुख्तलिफ नहीं होते, ए लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायला, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, कानून जो कि अगर इस आर्टिकल के बरखिलाफ होगा तो उसके माना या फिर उसको समझा जाएगा कि कोई भी आर्डिनेंस जो कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की जानिब से जारी किया गया है, ऑर्डर, बायला, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज, इनमें से किसी भी किस्म की अगर कानून साजी या कोई ऑर्डर या कोई भी कानून या रस्म व रवाज इस आर्टिकल के बरखिलाफ हुए तो वो जो कि इंडिया में अगर राइज है या नाफिज है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स शल लॉज पास्ड आर मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part, laws in force के माना है कि या इसके माना है कि कवानीन नाफिज किए गए या जो कि अमल में कवानीन हैं नाफिज किए गए, उनसे मुराद ये होगी कि लॉज पास्ड, अगर कोई कानून पास किए गए हैं या मेड मतलब बनाए गए हैं कानून साज इदारों की जानिब से, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या किसी अथॉरिटी की जानिब से, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की हुदूद में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन या इस संविधान के आने से पहले, नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, अगर पहले उनको ख़त्म नहीं किया गया, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ, अगर कोई इस तरह का कानून मौजूद है, और एनी पार्ट या कोई उसका हिस्सा, thereof may not be in operation either at all or in particular areas, चाहे वो किसी
खास हिस्से या कहीं भी अमल में है, ऑपरेशन में है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, चाहे किसी भी किस्म के हिस्से में या फिर किसी भी किस्म के इलाके में या किसी भी किस्म का कानून या कवानीन बनाए गए हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे आर्टिकल 13 के पर खिलाफ अगर वो राइज है तो। सब आर्टिकल 4 नथिंग इन दिस article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। अगर अमेंडमेंट की जाती है आइन में 368 आर्टिकल के तहत तो उस पर इस आर्टिकल का 360 आर्टिकल पर असर नहीं होगा। राइट टू इक्वलिटी, बराबरी के हुकूक। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में बराबरी। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। The state shall not deny मतलब हुकूमत या फिर कानून साज असेंबली, पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली, टू एनी पर्सन किसी भी शख्स को महरूम नहीं करेंगे या उसके खिलाफ नहीं होगा कुछ भी। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के बराबरी उनकी ख़त्म नहीं की जाएगी, कानून में बराबरी। आर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, या फिर कवानीन के बराबर तहफ़्फ़ुज़ जो कि उनको फराम किए गए हैं आईन हिंदुस्तान की जानिब से, जो कि हिंदुस्तान के हुदूद में वाक़ है या नाफिज है। इस आर्टिकल के मुताबिक के जो हुकूक हैं उनकी बराबरी होगी। इक्वलिटी टू राइट टू इक्वलिटी मतलब बराबरी का बुनियाद या बराबरी किस तरह से होगी, तो वो आर्टिकल 14 आर्टिकल में बयान की गई है कि हुकूमत या रियासत या पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें के हर शहरी को बराबरी के हुकूक या बराबरी का तहफ़्फ़ुज़ फराम ना हो, जो कि हिंदुस्तान के हुदूद में आते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन मतलब ममानत। अब ममानत किस बात की कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब तफावत या फिर फ़र्क नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किसी के मज़हब के बुनियाद पर, रेस उसके कबीले के मुताबिक, कास्ट ज़ात पात के मुताबिक, सेक्स जेंडर पर मतलब जो अगर कोई लड़का लड़की या कोई भी हो, और प्लेस ऑफ बर्थ या फिर उसके पैदाइश की जगह के मुतालिक किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन मतलब गैर वाजिबी नहीं की जाएगी। सब आर्टिकल 1 द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, रियासत नहीं करेगी फ़र्क, तफावत या फिर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, मज़हब के बुनियाद पर किसी से फ़र्क नहीं किया जाएगा, सबके हुकूक बराबर होंगे। रेस कबीले के मुतालिक, कास्ट ज़ात पात, सेक्स जिन्स के बुनियाद पर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम अगर उसकी पैदाइश या किसी भी किस्म की जगह हो या कुछ भी हो तो, या फिर ऊपर बयान किए गए जो रिलीजन, रेस एटसेट्रा हैं उनके मुतालिक फ़र्क नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर कोई दिल्ली में पैदाइश होती है तो उसकी कोलकाता या फिर चेन्नई में किसी भी किस्म की गैर बराबरी नहीं की जाएगी, सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे और उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी पैदाइश कोलकाता की है तो आपको दिल्ली में साफ़ हवा, ताज़ी हवा या ताज़ा पानी या साफ़ पानी या बिजली आपको नहीं दी जाएगी, या इस किस्म के कोई भी आपको रोज़गार करने की इजाज़त नहीं छीनी जाएगी उस सिलसिले में कि आर्टिकल 15 के मुताबिक अगर किसी के मज़हब या फिर अगर कोई मुसलमान हो तो उसको ये इस कारोबार से मना नहीं किया जाएगा जो उसका इजाज़त देता है मज़हब। हालांकि
इस आर्टिकल के बुनियाद या वजूद के होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में काफ़ी तफावत होती है और मज़हब के बुनियाद पर तकसीम होती है, हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और सब आर्टिकल 2 के मुतालिक बात करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन देता चलूँ कि मेरा मकसद कतन भी ये नहीं कि मैं हिंदुस्तान की रियासत के मुतालिक या आइन के मुतालिक कोई गलत बात बयान करूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ रिसर्च और इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने के लिए इसको समझने के मकसद हैं। इस आइन को पढ़ने और समझने या बोलने की हद तक ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है और इसमें किसी भी किस्म की गलत बात नहीं की गई। अगर समझने में कमी पेशी हो जाती है या समझाने में तो मैं माजरत चाहता हूँ। सब आर्टिकल 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment। किसी भी शख्स को या किसी भी शहरी को इस बुनियाद पर नहीं रोका जाएगा कि उसका मज़हब, उसकी ज़ात पात, उसकी जिन्स या उसके पैदाइश की जगह को लेकर मसलों मसाइल पैदा किए जाएं या फिर उसको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी की जाए, लाइबिलिटी के रेस्ट्रिक्शन पाबंदी लगाई जाए और कंडीशन या फिर कोई शर्त लगाई जाए कि उसको किसी शॉप्स मतलब दुकानों पर जाने की इजाज़त ना हो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो ये मखसूस तबके के लिए नहीं होगा और ये आम आवाम के लिए होगा। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली आर पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। जो ऊपर बयान किए गए तरीक़ेकार हैं उसी के मुताबिक यूज़ ऑफ वेल्स मतलब कुओं के इस्तेमाल से नहीं रोका जाएगा। टैंक्स, पानी की जो टैंकी होती है, बाथिंग घाट्स, रोड्स या फिर किसी भी किस्म की अवामी जगह पर उसको जाने से जो कि हिंदुस्तान का शहरी है रोका नहीं जाएगा। सब आर्टिकल 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एन स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। किसी भी किस्म का इस आर्टिकल का असर इस बात पर नहीं होगा कि स्टेट मतलब हुकूमत या फिर पार्लियामेंट कानून साज असेंबली औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाए। ये आर्टिकल पाकिस्तान के आर्टिकल 35 में बयान किया गया है, आर्टिकल 35 में बयान किया गया है। सब आर्टिकल 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled castes and scheduled tribes। इस आर्टिकल का इतलाक आर्टिकल 2 या 229 के आर्टिकल पर नहीं होगा या फिर हुकूमत या रियासत को इस बात से नहीं रोका जाएगा कि वो किसी पीछे रह गए क्लास या फिर पीछे जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके लिए अगर कानून साजी की जाए या किसी मिनॉरिटी के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लिए, कबाइल के लिए अगर कोई कानून साजी की जाए तो ये आर्टिकल इस बुनियाद पर हुकूमत को नहीं रोकेगा या फिर असरअंदाज नहीं होगा। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हुकूमती मुलाजमत में बराबर के हकूक। सब आर्टिकल 1, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसमें बराबर के हुकूक दिए जाएंगे सब शहरियों को जो कि मुलाजमत या उनकी मुकर्ररी जो कि रियासत के इदारों के कंट्रोल में आते हैं, तो उसमें सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे या किसी के लिए ममानत नहीं होगी।
Sub Article 2, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. कोई भी शहरी इस बुनियाद पर नहीं रोका जाएगा कि उसके ज़ात पात या कबाइल या उसकी जिन्स को बुनियाद बनाकर उसको मना किया जाए कि वो किसी ऑफिस या मुलाजमत या अपॉइंटमेंट के लिए फिट नहीं है या फिर सही नहीं है, जो कि रियासत के कंट्रोल में आते हैं। मतलब सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे नौकरियों मुलाजमतों में। सब आर्टिकल 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रेस्क्राइबिंग in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory any requirement is to। इस सब क्लास 3 के मुताबिक कि पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोका जाएगा कि अगर वो किसी पीछे ठहरे किसी क्लास मतलब किसी कबाइल, किसी गांव या किसी के लिए भी रियायत दे या रियायत देना चाहिए, जो कि हुकूमत में मुलाजमत के मौक़े फराहम करना जो कि हिंदुस्तान के हदूद में आते हैं। एनी रिक्वायरमेंट इज़ टू, अगर उसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है तो रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी prior to such employment or appointment। Sub Article 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। इस आर्टिकल का इतलाक इस बात पर नहीं होगा कतन के या इसको नहीं रोक सकेगा कि अगर किसी पीछे रह गए ठहरे गए जो क्लास है, अगर कोई कबीला है, कोई मिनॉरिटी है या किसी भी किस्म के शहरी जो के रियासत के नज़र में अगर रह गए हैं जिनकी नुमाइंदगी नहीं है हुकूमती मुलाजमत में, तो रियासत उनके लिए बाकायदा इक़दाम उठाएगी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्राम मेकिंग any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of posts in the services under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes which in the opinion of the state they are not adequately represented in the services under the state। अगर रियासत चाहे जो कि हुकूमत या कानून साज असेंबली है तो वो कोई स्पेशल तरीक़ेकार बनाना चाहे जो कि प्रमोशन देना चाहे किसी भी मिनॉरिटी को, किसी खास कबाइल को या किसी भी किस्म की शेड्यूल्ड कास्ट को, तो वो बिल्कुल कर सकती है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्राम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ year which are reserved or being filed up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A is a separate clause of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such classes of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies that year। अगर हुकूमत चाहे तो किसी भी साल या किसी सालों साल किसी भी खास तबके के लिए अगर कोई मुलाजमत के मौके पैदा करना चाहे तो पैदा कर सकती है, और इसमें कोई भी पाबंदी नहीं कि किसी भी किस्म के जो अगर महरूम तबका है उसके लिए कोई ख़ास इक़दाम उठाना चाहे, उनको किसी भी साल नौकरी देना चाहे या कम से कम 50% देना चाहे, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं होगा और इसको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। सब आर्टिकल 5, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ अंडर
law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to particular denomination. किसी भी किस्म की असरअंदाजी नहीं होगी इस आर्टिकल के मुतालिक कि अगर किसी शख्स को उसके मज़हब के बुनियाद पर किसी डिनोमिनेशन के तरीक़ेकार के मुताबिक भर्ती किया जाता है या उसको किसी भी किस्म का फ़ायदा दिया जाता है तो उसको किसी भी किस्म के जो रियासत के अफेयर्स हैं, मामलात हैं या उसके मजहबी मामलात हैं तो उसमें मुदाखलत नहीं होगी। लास्ट आर्टिकल के मुतालिक बात करते हैं। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब अशूदरी को ख़त्म किया जाएगा। अशूदरी मतलब किसी को छू नहीं सकते, इसको ख़त्म किया जाएगा। अनटचेबिलिटी इज़ एबोलिश्ड। किसी को भी ना छूने की जो आदत है या एक नज़रिया है उसको ख़त्म किया जा रहा है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। और इसकी किसी भी शक्ल में वजूद में रहना, बाकी रहना, इसको ख़त्म किया जा रहा है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। किसी भी किस्म के अगर डिसेबिलिटी है जिसको अनटचेबिलिटी के बुनियाद पर पैदा किया गया है या पैदा किया जाए तो वो एक जुर्म तस्वर होगा जिसकी कानूनन सज़ा होगी। चलें, ये लास्ट आर्टिकल के मतलब हम बात करते हैं इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले। और फिर जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम का, राइट टू फ्रीडम मतलब आज़ादी इज़हार राय का अख्तियार, ये पाकिस्तान के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 19 सेम एज इट इज़ है। तो बहरहाल आर्टिकल 18 आखिरी आर्टिकल 18 मौजूद बहस लाते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर कोई टाइटल्स दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं या बयान किए जा रहे हैं तो उसको ख़त्म किया जाएगा। सब आर्टिकल 1 नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। अगर किसी भी किस्म के टाइटल हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जबकि वो अगर मिलिट्री या एकेडमिक तालीमी इदारों से मुतालिक नहीं तो जो कि रियासत की तरफ से दिए गए तो सारे टाइटल्स मतलब नाम या कोई लक़ब उसको ख़त्म किया जाएगा। मतलब हुकूमती सतह पर अगर कोई लक़ब या नाम दिया गया है तो उसके अलावा सारे लक़ब या नाम ख़त्म किए जाएंगे। इस आर्टिकल को शामिल करने की वजह क्यों पड़ी या दरपेश क्यों हुई तो इसके मुतालिक इसके एंड में बात करते हैं। सब आर्टिकल 2 नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी गैर रियासत से किसी भी किस्म का टाइटल कबूल नहीं किया जाएगा। सब आर्टिकल 3 नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ profit or trust under the state accept without the consent of the president any title from any foreign state। अगर कोई भी शख्स इंडिया का शहरी नहीं है लेकिन वो सरकारी मुलाजमत कर रहा है जिसमें से वो फ़वाइद हासिल कर रहा है या ट्रस्ट के बुनियाद पर रियासत की तरफ से अख्तियार सौंपा गया है तो वो किसी भी किस्म का टाइटल कबूल नहीं करेगा सवाए सदर की मंजूरी के बगैर, जो कि उसको फॉरेन मतलब गैर रियासत से दिया गया है। मतलब इंडिया की हुदूद से बाहर अगर कोई लक़ब टाइटल दिया गया है, नाम दिया गया है तो वो तब तक कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि सदर उसकी इजाज़त नहीं देते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब आर्टिकल 4 नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल without the consent of the president accept any present emolument or office of any kind from or under any foreign state। अगर कोई भी शख्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट किसी भी किस्म की मुलाजमत जो कि फ़वाइद के लिए है, मुनाफिक के लिए है या कोई कारोबार है या ट्रस्ट है जो कि रियासत के
कब्ज़े में या हुदूद में है, तो अगर उसका वो मालिक नहीं है, शल विदाउट द कंसेंट, मतलब सदर की इजाज़त के बगैर भी फिर वो लक़ब हासिल कर सकता है, टाइटल अपना सकता है, जो कि उसको गैर रियासत की तरफ से दिया गया है। गैर रियासत से मुराद के अगर बरतानिया की हुकूमत की जानिब से मुकेश अंबानी के लिए अगर कोई टाइटल या नाम दिया गया है तो उसको बिल्कुल इजाज़त होगी कि वो हासिल करे। अगर वो सरकारी मुलाजमत अख्तियार करता है तो उसको वो टाइटल और नाम छोड़ना पड़ेगा अगर सदर उसको इजाज़त नहीं देता तो इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब अख्तियारात, आज़ादी इज़हार राय के मुतालिक हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में तफसीलन बात करेंगे कि आज़ादी इज़हार राय हिंदुस्तान में किस तरह है, पाकिस्तान में किस तरह से, और जो दूसरे ममालिक हैं अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, जापान, चाइना, रशिया, उन ममालिक में किस तरह से आज़ादी इज़हार राय के अख्तियारात हैं और हिंदुस्तान में किस तरह से, पाकिस्तान में किस तरह से। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, ये आपसे दरख्वास्त है। मुझे उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इस दरख्वास्त को ज़रूर आप काबिल गौर लाएंगे, चाहे वो आप हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो। तो मुझे खुशी होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी किस्म का आप रब्ता करना चाहें, कोई भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, सवाल या जवाब या कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी रब्ता कीजिएगा। मुझे खुशी होगी, जिसका रिप्लाई मैं आपको फ़ौरन दे दूँगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ कितना आया, और कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने ये वीडियो समझी है या नहीं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज़ में, तब तक